A director plays a very important role. He has to play the character of every soul. He holds an experience of 20 years. He gets to see all the premieres. Locke was his first short film. Now let me just add him. Let's have Ashish Shukla with us. Hello, Hi sir. Purva. Hi, 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 hi. How are you? Yes, I'm good. I'm good. Tell me. So much, sir, for joining me. You can hear me, right? Yes, sir, you're audible. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. My pleasure. Just to start off, sir, मुझे आप ये बताइए कि how did you land up in this field, in this industry? Since long, I would say I was very young when I got my uh, say. I saw this film called Salam Bombay when I was say 7 8 years old. In 1987, it got released. और उस वक्त दूरदर्शन पे ये लेट नाइट फिल्मों में आती थी और मैं साल का ही रहूंगा और उस वक्त मैंने ये फिल्म देखी और समहाउ और उस वक्त फिल्में जो रिलीज हो रही थी देवर इधर कर्मा मैंने प्यार किया अर्जुन कयामत से कयामत तक उस वक्त ऐसी फिल्म का आना एंड आई रियलाइज कि यार ये बच्चे तो वैसे ही हैं जैसे मैं हूँ बिकॉज आई वॉज ऑलमोस्ट द सेम एज ऑफ दोज एक्टर्स Absolutely. सो मुझको एक स्ट्राइक हुआ कि यार इतने रियल लोगों पे भी फिल्म बन सकती है so that thing struck me and then I kept finding ways to watch a kind of cinema which is as real as possible so वो सब चलता रहा but I didn't know how to get into this whole field and मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा था and I used to do all kind of art like मेरे बगल में क्योंकि मैं born and brought up बॉम्बे ही हूँ और यहाँ पे गणेश उत्सव काफी मनाया जाता है तो मेरे बगल में ही एक वर्कशॉप थी जहाँ पे गणेश की मूर्तियां बनती थी मैं काफी टाइम वहीं पे खड़ा रहता था देखते हुए कैसे बना रहा है देन आई स्टार्टेड डूइंग स्कल्पचरिंग फिर मैं ड्राइंग वगैरह बहुत करता था बचपन में तो ये सब आर्ट से मेरा रिलेशन चलता रहा देन बाय द टाइम आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन आई डिसाइडेड दैट यार ये मुझे करना नहीं है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा आई वाज लाइक doing BSc that time and BSc फिर मैंने बीच में छोड़ दी and I started kind of rebelling against my father कि मुझे आर्ट करना है और मेरे डैड से मेरे काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट और झगड़े हुए इस चीज़ को लेके फाइनली बट मैंने आर्ट किया और कमर्शियल आर्ट किया और आर्ट भी वैसे इसीलिए एक्चुअली मुझे करना था फिल्म स्कूल लेकिन क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया था इसलिए मैं फिल्म स्कूल नहीं कर पाया क्योंकि FTII में उस वक्त बहुत सारे अब तो ये विस्लिंग बोर्ड और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं अब ये सब नहीं हुआ करते थे There was only FTII और SRFTII या साउथ का जो इंस्टीट्यूट है वो था बट इन पे सब में ग्रेजुएशन चाहिए होता था तो आई वाज नॉट ग्रेजुएट सो आई डिड आर्ट स्कूल और मैंने अपना मेजर फोटोग्राफी में किया उस वक्त क्योंकि मुझे Wow. लगा कि यही क्लोजेस्ट काइंड ऑफ फील्ड है जो मेरे काम आएगी फिल्म मेकिंग में एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड इटसेल्फ आई वांटेड टू एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग सो आई वाज लुकिंग फॉर कि कोई मिल जाए जिससे जो मुझे इंडस्ट्री में ब्रेक दे दे इन टर्म्स ऑफ मैं एक शूट भी देख लूँ तो बड़ी बात है और उस वक्त मुझे पता चला कि मेरे बिल्डिंग में ही एक शख्स रहते हैं जिनका नाम है हरीश अमीन एंड ही और मुझे पता चला कि ही स्टार्टेड हिज करियर विद सलाम बॉम्बे ठीक है और Wow. वो मेरे बिल्डिंग में रह रहे हैं जब मैं 3 साल का था तब से सो मुझे जैसे ही पता चला आई रैन टू हिम एंड दैट टाइम ही वाज वर्किंग ऑन दिस फिल्म कॉल्ड दिल चाहता है तो दिल चाहता है का काम जस्ट खत्म ही हो रहा था और मैंने बोला यार मुझे कुछ आप काम दिला दो मुझे आइडिया नहीं है कैसे जाते हैं वगैरह वगैरह सो उन्होंने बोला कि तू क्या काम कर सकता है तो मुझे मेरे मुंह से ऐसे निकला कि मैं आर्ट डायरेक्शन कर सकता हूँ अब मुझे ये नहीं पता था कि आर्ट डायरेक्शन फिल्मों में मतलब सेट बनाना होता है तो उसने बोला हाँ ठीक है मैं मिला देता हूँ तो दिल चाहता है कि आर्ट डायरेक्टर थे यूनुस पठान उनसे मिला दिया उसने अब मैं यूनुस भाई से जब मिला तो यूनुस भाई को मैं पूरा टाइम पका रहा होता था फिल्मों के बारे में तो एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि यार तुझे डायरेक्टर बनना है या आर्ट डायरेक्टर बनना है तो डिसाइड कर ले तो
मैंने बोला सर मुझे तो डायरेक्टर बनना है। उन्होंने बोला फिर तू यहाँ मेरा दिमाग क्यों खा रहा है, मैं तेरी बात करा देता हूँ। वो यूनुस भाई बहुत फेमस थे, he used to do art direction for most of the biggest ad films, बड़े बड़े Okay. ad फिल्म मेकर काम करते थे। तो उन्होंने बोला प्रहलाद कक्कर जो कि पितामह हैं एड फिल्म मेकिंग के, बोला कि उनके एसोसिएट मेरी अच्छी दोस्त है और मैं उनसे तेरी बात करता हूँ और तू वहाँ ज्वाइन कर ले। सो समहाउ उन्होंने बात की लेकिन वो बात बनी नहीं, अच्छा। क्योंकि उसने बोला कि हमारे पास ऑलरेडी 14 असिस्टेंट हैं और असिस्टेंट की जगह नहीं है। उस भाई यार बोला कि देख यार अभी फिलहाल मैंने कोशिश की लेकिन उसने मना कर दिया, तू जा उसकी थोड़ी तारीफ वारीफ कर, शायद बात बन जाए। ठीक है, तो मैं उनके सेट पे गया और सेट पे मैं कुछ दोपहर के 1 बजे पहुंचा था और उस दिन प्रहलाद बहुत गुस्से में था। मुझे अभी भी याद है एक्वाफिना का एड चल रहा था और कोला वॉर शुरू था उस वक्त और डुप्लीकेट सलमान खान के साथ में शूट किया जा रहा था क्योंकि सलमान थम्स अप करता था, एक्वाफिना पेप्सी का प्रोडक्ट है और प्रहलाद वाज वेरी एंग्री। तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं जाऊं और बात करूं। और दोपहर के 1 बजे से होते होते, आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर वाज 2001, दोपहर के 1 बजे से रात के 3:15 बज गए। ओह गॉड। ठीक है, अब मेरी हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि वो इतने गुस्से में थे और सारे असिस्टेंट को डांटे जा रहे थे। एंड जैसे ही पैकअप हुआ प्रहलाद कक्कर फोन पे थे और फोन पे बात करते करते बाहर निकले और चले गए। ठीक है, एंड आई वाज लाइक कि वहीं जमीन फट जाए, मैं धंस जाऊं उसके अंदर। ठीक है, आई वाज, मेरी आंखों में ऐसे पानी आ गया कि यार अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। आई वाज अ किड, आई मस्ट बी 19 ईयर ओल्ड मे बी। सो फिर ये हुआ कि उनकी जो एसोसिएट थी कल्पना, और मेरे पास जेब में 10-10 रुपए होंगे, घर जाने के लिए भी रात को रिक्शे में भी उससे ज्यादा पैसे लगते हैं। बाबा रे। सो निकला था कि चलो वॉक करके चला जाऊंगा मैं घर। ठीक है, 3-4 किलोमीटर था। सो मैं निकल ही रहा था, तब से पीछे से एक एम्बेसडर आई और उसमें प्रहलाद की एसोसिएट थी कल्पना, एंड उसने बहुत ही कर्टेसी से मुझको पूछ लिया कि कैन वी ड्रॉप यू समवेयर। एंड मुझे ऐसा अचानक से जैसे किसी ने आशीर्वाद दे दिया हो, ऐसी फीलिंग आई। एंड आई सेड कि यस आई वांट टू स्पीक टू यू ओनली। सो शी सेड कि गेट इन द कार। काफी फिल्मी मोमेंट हो गया। सो उसने मुझे कार में बिठाया और मैंने कार में उसको बोला कि यार कुछ काम मैं चाहता था कि आई वांटेड टू वर्क विद प्रहलाद एंड इट वुड बी ग्रेट इफ आई कैन वर्क विद यू गाइस। सो उसने बोला कि सी वी ऑलरेडी हैव सो मेनी असिस्टेंट्स यू नो एंड वी डोंट हैव स्पेस इन द ऑफिस। तो मैंने बोला कि आई वोंट कम टू द ऑफिस, यू नो मुझको सिर्फ शूट पे बुला लो। देन शी सेड कि वी डोंट पे एनीथिंग। मैंने बोला कि आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ पे। तो उसने बोला ओके, तो तुम कल से आ जाओ, यहाँ पे शूट है वगैरह वगैरह। एंड देन मैं हमेशा, मुझे शूट के पहले फोन आता था एंड आई यूज्ड टू गो ऑन द शूट। सो आई वर्कड फॉर 6 months लाइक दिस। ठीक है, विदाउट पे, विदाउट एनीथिंग। बाबा रे। तो फॉर 6 months। और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक जोएल दा करके होते हैं जो आज भी पैक शॉट्स के वहाँ रथी हैं। ही डज ऑल द पैक शॉट्स। जो भी आप देखते हैं कि चॉकलेट में कॉफी गिर रही है और कॉफी में स्ट्रॉबेरी गिर रहा है, सो सारे शॉट्स वो करते हैं। तो जोएल दा के अंडर सबको काम करना पड़ता है जो भी प्रहलाद के यहाँ काम करता है। सो वहाँ पे और जोएल दा क्या करते हैं, सीधा प्रोडक्शन असिस्टेंट का काम देते हैं। प्रोडक्शन असिस्टेंट का काम करना है मतलब स्पॉट बॉय का काम करना है। स्पॉट बॉय के टेम्पो चढ़ाना, उनकी चाय बनाना, सब काम करना पड़ता है। तो 6 महीने में यही काम कर रहा था। देन आफ्टर 6 months आई वॉज डूइंग अ शूट ऑफ मिरिंडा। आई रिमेम्बर यहाँ पे ही एक कूपर्स ग्राउंड है टाउन में, चर्च गेट में। उसमें हम लोग शूट कर रहे थे। गर्मी का महीना था, मई का महीना था, और हमारा पूरा का पूरा बेस सेटअप इस गोल पोस्ट पे था। फुटबॉल का ग्राउंड था वो। इस गोल पोस्ट पे था पवेलियन जहाँ होता है, और दूसरे गोल पोस्ट पे शूटिंग चल रही थी। और मुझे भाग भाग के हर सामान वॉकी पे बोला जाता था लेके आओ, और मैं भाग के जाता था, भाग के आता था। ओह गॉड। देन बाय आफ्टरनून मैं बेहोश हो गया। ठीक है, गर्मी की वजह से। बाबा रे। एंड जिस दिन मैं बेहोश हो गया, फिर मुझे सब लोग उठा के ले गए, चाय बिस्किट दिया, पार्ले जी और चाय पिलाया। सो दैट डे जोएल दा गेव मी 100 के 10 नोट। ठीक है, एंड ही सेड कि आज तू बन गया। ठीक है, मतलब आज तू एडी बन गया। अरे वाह। तो उस दिन मुझे 6 महीने बाद 1000 रुपए मिले और मुझे ये बोला गया कि अब तुम एडी बन गए। तो हमारा ईगो
उसमें सब चकनाचूर हो चुका था. देन वी डिड नॉट हैव एनी ईगो और एनी यू नो हाँ, वो सारा जो कि ड्रीम लेवल पे जो जिस तरीके से लोग इमेजिन कर रहे होते हैं वैसे नहीं होता है. इसलिए वो चीज मुझे बहुत काम आती है. दैट्स वाई ना मैंने इतना सारा लाइटमैन से लेके स्पॉट वगैरह सबके साथ काम किया हुआ है कि मैं किसी के साथ भी खाना खा सकता हूँ एंड आई कैन लाइक टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी लाइक अ टीम. सब फैमिली की तरह ही होता है मेरे सेट पे हमेशा. जो लोग भी मेरे एक्टर या फिर मेरे कलीग्स मेरे साथ काम किए हैं वो सब जानते हैं. हमने So तो that काफी happened. तारीफ सुनी है आपकी. हाँ यार मतलब मुझको तो लगता है मैं नॉर्मली करता हूँ जो भी करता हूँ. सब लोग बोलते हैं सर आपके साथ काम करने में बहुत मजा आता है. मैं बोलता हूँ यार ऐसे ही काम होना चाहिए. मजा करने के लिए आते हैं हम. अदरवाइज फिल्म में क्यों आते हैं? फिल्म में अगर मुझे चिल्ला चिल्ला के अपना बीपी बढ़ा के काम करना पड़े तो उसका मतलब ही नहीं है. सो आई लाइक टू हैव फन व्हेनेवर आई एम वर्किंग. वाह. दैट्स व्हाई आई हैव चोजन द फील्ड टू हैव फन. यस. So did you have any backup plans कि यार तू भी डायरेक्टर नहीं बन पाया तो ये तो बन जाऊंगा? हाँ यार मैं किसान बन जाऊंगा. मैं खेती करूंगा. आऊंगा तो मुझे खेती का शौक है. अरे और वाह. काबुली इसलिए मुझे मुझे कभी वो डर नहीं होता कि यार कोई मुझे काम से निकाल देगा. मैं बोलता तू मुझे काम से निकाल देगा मैं गांव चला जाऊंगा खेती करूंगा. सो वो डर रखा ही नहीं कि इस फील्ड में नहीं होता यहाँ होता तो क्या करता वगैरह वगैरह. क्योंकि आधी चीजें आप कॉम्प्रोमाइज इसीलिए कर जाते हैं लाइफ में क्योंकि आपको लगता है अगर मुझे यार ये किसी ने निकाल दिया या मेरा करियर किसी ने खराब कर दिया तो मैं क्या करूंगा. तो वो जो है बिकॉज और ये अनुराग के साथ काम करने के साथ भी बहुत सारी चीजें आ गई बिकॉज वहां से आप फियरलेसनेस सीख जाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए कि कोई मेरा कुछ कर देगा वगैरह वगैरह. तो मेरे साथ वो चीज कभी नहीं हुई. नेवर एवर. How do you ensure that your production and everything is on schedule? सी देखो मैं बिकॉज एज आई सेड कि मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट था ना तो मैं बहुत प्रोडक्शन की तरह सोचता हूँ कि शेड्यूल पे चीजें खत्म हो जाए वगैरह वगैरह. और मोस्टली प्लानिंग ही होता है. एज मच प्लान्ड यू आर बिफोर द शूट मोर ऑर्गेनाइज्ड यू विल बी. और मैं शूट को लेके मैं लाइफ में उतना ऑर्गेनाइज नहीं हूँ जितना मैं शूट पे ऑर्गेनाइज रहता हूँ. सो बार बार उनके साथ मीटिंग्स करना और हर एक चीज को टाइम करना. ठीक है. एवरी सीन यू टाइम and be as clear in your brief or in your thoughts you are कि तुमको क्या चाहिए क्योंकि उसमें confusion में बहुत सारा टाइम निकल जाता है. So आप जितना क्लियर हो. और जैसे अनदेखी है तो अनदेखी में हम लोगों ने पहले ही इतना वर्कशॉप वगैरह किया हुआ था कि हमको सेट पे कम टाइम वेस्ट करना पड़े. और जो भी है वो अपना कैरेक्टर पकड़ के रखें. हर बार उनको बताना नहीं पड़े कि भाई तेरा कैरेक्टर ये है और फिर तेरे को ये करना है तेरे को वो करना है. सो वंस दे बिकम द कैरेक्टर फिर उनको सिर्फ बोलना होता है कि ये सीन है और ये करना है. और फिर आप छोटे छोटे चेंजेस छोटे छोटे नुआंसेस उनको बताते रहो और चीजें होती चली जाती हैं. सो ये जो रीटेक्स वहाँ पे बचते हैं वो काफी चीजें काफी टाइम बचा देते हैं आपका और काफी चीजें सही हो जाती हैं. सो जितना आप एक्टर्स के साथ काम किए रहो और जितना प्री प्रोडक्शन में प्रोडक्शन के साथ में और अपनी एडीज के साथ में काम किए रहो उतना आप टाइम बचा सकते हैं. सो दैट इज वन थिंग दैट वर्क्स. So yeah, that is the most basic thing. अच्छा जब तक आप डायरेक्टर नहीं बने थे क्या आपके दिमाग में ऐसा था कि यार ये वाला शॉट कैसे लेते होंगे या आप ऐसे क्वेश्चंस थे आपके मन में कि अलग अलग टाइप के शॉट्स? हाँ हाँ बिल्कुल थे. क्योंकि क्या होता है कि आप क्योंकि आपने फिल्म स्कूल नहीं किया हुआ है तो आप चीजें देख के सीखते हैं. और बहुत सारे ऐसे बड़े डायरेक्टर हैं जो फिल्म स्कूल नहीं किए हुए हैं. तो ये होता था कि ओके फिर ये वाला शॉट शायद ऐसे लिया होगा ये शायद वैसे लिया होगा. फिर आप सेट पे जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है. बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं. बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑलवेज बी अ स्टूडेंट यू नो ऑफ द आर्ट यू बिलोंग टू. सो वो एक चीज हमेशा से अभी भी मतलब मैं तो अपने आप को एस्पायरिंग फिल्म मेकर ही बोलता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो मुझे लगता है कि उसके लिए मुझे अभी भी सीखना बाकी है. सो ये हमेशा होना चाहिए. मेरे ख्याल से वो मरते दम तक मैं एस्पायरिंग ही रहूंगा क्योंकि सिनेमा या आर्ट इतना इवॉल्व होता है और जितनी बार भी इवॉल्व होता है वो इवोल्यूशन आपके अंदर भी आना चाहिए. अगर आप ये समझ के बैठ जाते हैं कि यार मैं तो बन गया आर्टिस्ट अब मुझे जरूरत ही नहीं है और मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ तो नाउ यू मतलब देन यू आर डेड. देन एज एन आर्टिस्ट यू आर डेड. फिर आपका डाउनफॉल कैसे आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आर्ट इवॉल्व हो चुका है. आर्ट आपसे आगे निकल गया. ठीक है. और जो भी इंडस्ट्री थी या सिनेमा है वो आपसे आगे निकल गया है. फिर आप पीछे रह जाते हैं. तो वो एक चीज बहुत जरूरी है. इनफैक्ट
देखो दो चीजें होती हैं, एक तो क्राफ्ट होता है कि आप कैसे शॉट लेना है, क्या करना है, ये सारी चीजें करते हैं। उतना ही इम्पोर्टेंट होता है स्टोरी टेलिंग, कि आप कहानी कितना समझते हैं और उस कहानी को कहना आपको आता है या नहीं आता है। जी। ठीक है, बट इन इंडस्ट्री, मतलब जब मैं फिल्म मेकर होने के बाद में, देन वी रियलाइज्ड कि दैट इज ओनली 20% ऑफ द फिल्म मेकिंग। 80% इज सेलिंग योर फिल्म, पिचिंग योर फिल्म। ठीक है, उसको प्री प्रोडक्शन करना और उसके बाद में बाहर निकालना, रिलीज करवाना, मार्केटिंग करना, यू नो, ये सारे इंटरव्यूज करना जो मैं आपके साथ अभी बैठ के कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा चंक है, यू नो। बिल्कुल। The business aspect of the filmmaking is much bigger than the craft aspect of the filmmaking. But every role is equally important. Every role is equally important, I feel. चाहे वो marketing हो, कोई भी किसी के बिना complete नहीं है. Everything is incomplete without each and every. Yes, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप एक It's just like a jigsaw puzzle. नहीं यार, नहीं साबुन, वही वाली बात है। और दूसरा क्या था, सी आई हैड अ बैकग्राउंड ऑफ एड फिल्म्स, एड एजेंसीज एज वेल। तो इसने एक चीज जो सिखाई कि एड एजेंसी में आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, सपोज मैं सर्फ का ऐड कर रहा हूँ या किसी सोप का ऐड कर रहा हूँ, तो आपको पता होता है कि इसकी ऑडियंस कौन है। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए ही उस प्रोडक्ट को पिच करते हैं। अगर सर्टेन छोटी बाइक है तो फिर वो गाँव और छोटे टाउन्स के लिए है, और अगर बड़ी बाइक है 2.5 लाख की तो वो बड़े शहरों के लिए है। तो आपको उसकी ऑडियंस पता होती है। सो उससे फायदा ये हो गया कि जब भी मैं कुछ बना रहा होता हूँ, मुझको ऑडियंस की क्लैरिटी होती है कि ये मैं इनके लिए बना रहा हूँ। अब मैं अचानक से, इफ आई एम मेकिंग अ फिल्म विच इज फॉर अ निश ऑडियंस, अचानक से रिलीज करते करते मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार, अब ये फैमिली भी देखे। ठीक है, वो चीज नहीं होना चाहिए, यू नो। सो that is one thing कि you need to know your audience, otherwise there will be a problem of promise and delivery. Because you promise something for a certain audience, but आप delivery जब कर रहे हो तो कुछ और ही निकल रहा है, so वहाँ पे फिल्म बहुत फेल हो जाती है। इन योर ओपिनियन कि एक डायरेक्टर में, चाहे वो फिल्म डायरेक्टर हो या कोई भी डायरेक्टर हो, एक क्वालिटी जो हर इसमें होनी ही चाहिए? यार एक क्वालिटी जो सब में होनी चाहिए, हम्बल होना चाहिए, नंबर 1। ठीक है, सो दैट आप सबकी सुन सकें। बिकॉज अ ग्रेट लीडर हैज टू बी हम्बल इनफ टू लिसन टू एवरीवन। अदरवाइज आप अलग चल रहे हैं, आपकी टीम अलग चल रही है। तो वो सबसे बेसिक चीज है। आपको अपना क्राफ्ट पता होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, कि कोई आपको ये ना बोल सके कि भाई ये ऐसे नहीं वैसे होता है। एट द सेम टाइम आपको ये सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए कि सपोज आपको कुछ नहीं पता है तो आप एज अ स्टूडेंट वो उससे सीखें वहीं के वहीं, और वहां पे अपना ईगो आने ना दें कि यार मेरे को नहीं आता है बट फिर भी तुझसे नहीं सीखूंगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। इसीलिए हम्बल जब आप बोलते हैं, हम्बल होने का मतलब ही यही है, या ह्यूमिलिटी का मतलब ही है। अगर मेरे एडी ने भी मेरे को ये बताया कि भाई सर ये चीज ऐसे की ऐसे होती है, तो आप चुपचाप बोले कि यार अच्छा हुआ, थैंक यू तूने बता दिया। अदरवाइज, बिकॉज एक चीज जो मेरे वन ऑफ द मेंटोर है शशांक घोष, उन्होंने मेरे को बताई थी कि यार कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी डायरेक्टर या एक्टर फिल्म से बड़ा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी होती है फिल्म, कि आप उसके लिए काम कर रहे हैं। अगर आपका ईगो, आपका पर्सोना उससे बड़ा हो जाता है, फिर फिल्म पीछे छूट जाती है। सो आपको सब मिलके एक प्रोडक्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं, सब मिलके अपने ईगो की लड़ाई करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। सो आप जितने हम्बल होंगे, आपको तो हेल्प करेगा ही, पूरे यूनिट को और पूरे प्रोजेक्ट को हेल्प करेगा। सो दैट इज ऑल। जी सर, व्हाट मेक्स अ फिल्म और अ सीरीज, एनीथिंग ग्रेट फॉर यू? सी इट्स राइटिंग नंबर 1, एनी डे एनी टाइम। ठीक है, एक तो कहानी होनी चाहिए, और कहानी में कहानी बढ़नी चाहिए आगे। मेनली बहुत सारे फेल इसलिए होते हैं क्योंकि आप कहानी को या तो बहुत खींच देते हैं, 3 एपिसोड को 10 एपिसोड कर देते हैं, वहां फेल हो जाते हैं। या फिर ये होता है कि बहुत सारे सीन बीच में ऐसे चले ही जा रहे हैं जिनका कहानी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो आते हैं कुछ एपिसोड में, फिर निकल जाते हैं, तो फिर ये समझ में आता कि कैरेक्टर आए क्यों थे। तो राइटिंग अगर आपकी शार्प नहीं है तो ये सारी गलतियां होती हैं, यू नो। बहुत बार आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कहानी को और सोचते हैं कि हाँ बीच में मैं सब प्लॉट डाल देता हूँ, शायद लोगों को अच्छा लगेगा। वो सब प्लॉट कहानी को कहीं लेके नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये लोग तो च्युइंगम की तरह चबाए जा रहे हैं, वैसी वाली चीज हो जाती है।
अनदेखी में मेरा राइटिंग में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। अनदेखी 4 बड़े बड़े वेटरन राइटर्स ने लिखी हुई है। सिद्धार्थ सेन गुप्ता हैं, उमेश पाडलकर हैं, क्या महेंद्र प्रताप हैं और वरुण बड़ोला डायलॉग लिखी हैं। अब ये लोग की वजह से सबको लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन मैं बच गया हूँ इनकी राइटिंग की वजह से। इनकी राइटिंग ना हो तो फिर शो गिर जाएगा, क्योंकि आप अगर अनदेखी शुरू करेंगे, लोग बोलते हैं यार हम बंद ही नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी फास्ट चलती है सीरीज और कोई ऐसा सीन नहीं है कि जिसमें इंडल्ज किए जा रहे हैं हम लोग। हर एपिसोड का हर एक सीन आता है और आप एज ऑफ द सीट रहते हैं। सो इट्स जस्ट राइटिंग। अगर आप अनदेखी देख रहे हैं तो आप एक बहुत ग्रेट पीस ऑफ राइटिंग देख रहे हैं। वो सबसे बेसिक चीज है। इफ यू आर नॉट सॉर्टेड ऑन पेज, ठीक है, फिर आप कुछ भी कर लो, फिर आप किसी भी फिंचर को बुला लो और क्या बोलते हैं टैरेंटिनो को बुला लो, नहीं बनेगा वो। ठीक है, आप नहीं, बेवकूफ नहीं बना सकते। आप आर्ट में किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। अनदेखी की बात चल रही है तो हमें और हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि अनदेखी में ऐसा क्या दिखाया गया है कि हमें अनदेखी को अनदेखा नहीं करना चाहिए। यार देखिए, इसका नाम ही अनदेखी है और अनदेखी इसीलिए है क्योंकि क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पेपर क्लिपिंग्स आप देखते हैं न्यूज़पेपर में और आपको लगता है जैसे कि हमारे प्रोमो में आपने देखा हुआ है कि एक डांसर को गोली लग गई। और ये सच में हुआ था कि भटिंडा में एक केस हुआ था। एक डांसर थी और उसको इवेंट के दौरान, शादी के इवेंट में नाच रही थी और उसको गोली लग गई और वो प्रेग्नेंट भी निकली बाद में जी। और आपको लगा कि अरे यार बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। आपने ये बोला और पेज पलट दिया। ठीक है, उसको जस्टिस मिला नहीं मिला आपको फर्क नहीं पड़ा। और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। और जो इंसिडेंट मुझे सिद्धार्थ सेन गुप्ता ने बताया था, हमारे यहाँ बॉम्बे में ही, यहाँ जोगेश्वरी में, अम्बोली में एक इंसिडेंट हुआ था कि एक रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लड़के, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था, उसकी लड़कियों को छेड़ रहे थे। तो 2 लड़के थे जो उनके दोस्त थे, उन्होंने अपोज किया। तो ये जो लड़के छेड़ रहे थे, ये बगल के ही कॉलोनी में रहते थे। ये वहां से धारदार हथियार लेके आए एंड दे स्टैब्ड दीज 2 बॉयज एंड दीज 2 बॉयज डाइड इन फ्रंट ऑफ दिस पूरे भरे हुए होटल के सामने, सबके सामने, दिन दहाड़े। ये 2 लड़के मर गए, किसी ने कुछ किया नहीं। सो अनदेखी वॉज अबाउट ऑल दी स्मॉल इंसिडेंट्स जिसे आप अनदेखा कर देते हैं, पन्ने पलट देते हैं। हम आपको उसी इंसिडेंट में डाल देंगे कि अब आपके सामने उस लड़की को गोली मारी गई है, अब आप बताइए अब आप क्या करेंगे। जी। नंबर 1। नंबर 2, इफ यू सी इन अनदेखी, ऋषि और सलोनी दोनों ही राइट कैरेक्टर्स हैं, दोनों ही सही हैं, दोनों अपने लेवल पे सही हैं। आपको ऋषि का कॉन्शियस जाग जाता है और वो बोलता है कि मैं उसको जस्टिस दिलाऊंगा। सलोनी का ये है कि भाई इतने पावरफुल लोग हैं, तू खुद मारा जाएगा, पहले अपनी जान बचा ले, फिर जस्टिस का सोचना। आपको डिसाइड करना है कि आप ऋषि हैं या सलोनी। ठीक है, एज अ व्यूअर इन एवरी एपिसोड यू विल हैव टू टेक अ कॉल कि वेदर यू वुड लाइक टू बिकम ऋषि और तो वो चीज आपको डिसाइड करनी है एज अ व्यूअर। सो अनदेखी इसी चीज के बारे में है कि अब आप किसी भी टॉपिक को अनदेखा करने से पहले शायद एक बार आपके दिमाग में आएगा कि मैं इस पार्टी में हो सकता था या मैं इस इंसिडेंट में हो सकता था, तो मैं क्या करता। बहुत अच्छा डायरेक्शन, एक्टिंग, राइटिंग, इट इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ एवरीथिंग द सीरीज अनदेखी। और मैं आगे आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जब भी आप कोई एड देखते हैं या कोई सीरीज देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो आप कौन सी 3 चीजें सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, मैं स्टोरी टेलिंग ऑब्जर्व करता हूँ फॉर श्योर, परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करता हूँ, और एट द सेम टाइम प्रोडक्शन वैल्यू। ये 3 ही चीजें होती हैं जो मेन लोग ये करते हैं। एक्टिंग आप देखते हैं क्योंकि उसमें कास्ट कितनी अच्छी ली हुई है, क्या वो कास्ट को जस्टिफाई कर रही है। अगर सपोज एक एड है जो कि किसी ज्वेलरी का एड है, तनिष्का वगैरह, तो वो लोग बहुत अच्छे ऐड बनाते हैं, उनके ऐड बहुत पसंद है क्योंकि वो एक हस्बैंड वाइफ पे निकाल देंगे। अब जैसे ही कोई रक्षाबंधन आएगा तो भाई बहन का ऐड हो जाएगा, दिवाली आएगा हस्बैंड वाइफ का ऐड। बट द वे दे एनहांस द मोमेंट्स, ठीक है, 2 एक्टर के अंदर और 30 सेकंड के अंदर वो एनहांस करना, और उस लेवल की स्टोरी टेलिंग की आपको 30 सेकंड का टाइम मिला हुआ है और आपको वो निकालना है, वो बहुत, तो उसके लिए कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किसको लेके आ रहे हैं। तो मोस्टली आप देखेंगे कि बहुत मजे हुए एक्टर ही वो सारे एड्स करते हैं। राजकुमार राव को करते हुए देखेंगे आप,
या चंदन वसान्याल देखेंगे आप, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कास्टिंग एट द सेम टाइम स्टोरी टेलिंग, कि आप वो मोमेंट फील करा दें। तो बहुत सारे ऐड आपको समटाइम्स इमोशनल भी कर देते हैं, ये हाँ पावर होता है। सो ये चीज होती है। बाकी प्रोडक्शन वैल्यू होती है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन की जरूरत कितने की है। ठीक है, बहुत सारे ऐड बहुत कम पैसों में भी बहुत इम्पैक्टफुल बन जाते हैं, बहुत सारे ऐड में पैसा फूका हुआ है लेकिन आपको इरिटेट कर रहे हैं। हर बार टीवी पे आता है, आपको लगता है कि यार ये क्यों आ रहा जल्दी से खत्म हो जाए। है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा सर, अनदेखी में बिहाइंड द सीन के कुछ मेमोरीज आपको जो याद हो, जो आप हमारे साथ में शेयर कर सके? यार बिहाइंड द सीन में ये तो यार हमारी हालत बहुत खराब हुई थी। हमने सोचा मार्च में जाएंगे और एकदम सुहाना मौसम होगा, मोहब्बत से शूट करेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं, बर्फ गिरने लगी। मतलब बिकॉज सीजन इतना खराब हो गया है, अभी भी देख लो बाढ़ आई हुई है बिहार में और असम में। सो मौसम इतना बिगड़ चुका है बिकॉज ऑफ ऑल दिस ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। सो क्लाइमेट बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। हम लोग जब गए तो 3 बार बर्फ गिर गई हमारे शूटिंग के दौरान। और हर बार बर्फ गिरती है तो प्रोडक्शन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। पूरा शेड्यूल जो इतना प्लान किया हुआ है वो खराब हो जाता है। सो उसमें हम लोगों ने फिर हम ये होता था कि चलो बाहर गिरी तो फिर हम लोग को अंदर भागना पड़ता है शूट करने के लिए, तो होटल के अंदर के सीन करने पड़ते हैं। बहुत सारे एक्टर्स थे जिनको 15 दिन बाद आना होता है, उनको जल्दी बुलाना पड़ता है, फिर उनको होटल में बिठा के रखो। तो ये सारी चीजें थी तकलीफ के नाम पे। खास करके हम लोग पहले ही दिन शूट कर रहे थे और कोयल का पहला दिन था अपेक्षा का, मतलब उसके पूरे कैरेक्टर का, उसके शूट का पहला दिन था मनाली में। और जैसे ही हमने 3-4 शॉट लिए होंगे ऊपर से बर्फ गिरनी शुरू हो गई। ठीक है, एंड ऑलरेडी हम लोग -5 माइनस में ही थे पूरा टाइम। और उसमें क्या होता है, और अपेक्षा का कॉस्ट्यूम ऐसा था कि उसमें लेयर्स नहीं थे उसके पास में। सो प्लस नंगे पैर थी। ओह तो गॉड। ये होता था कि उसके लिए बहुत हमने जुगाड़ किया था कि इसके लिए हम कहीं हीटर रखेंगे और कोयला जला के रखेंगे, जब भी वो शॉट लेके आएगी वहां बैठ जाएगी वगैरह वगैरह। सो बट उसको 1-2 दिन के शूट के बाद में फिर वो इम्यून हो गई, उसको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। शी यूज्ड टू बी जस्ट शॉट दिया उसने, उसके बाद में जहां उसका मन होगा एक जैकेट पहन के बैठ जाती थी वो नंगे पैर थी, क्योंकि अगर वाइड शॉट है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि वो नंगे पैर भाग रही है। बहुत बार उसके पैर में लगे हैं कांच लगे हैं, कांटे लगे हैं, बट शी डिड। बट पैशन इतना हाई था, स्पिरिट इतना हाई था पूरे यूनिट का कि किसी को ये लगता नहीं था, किसी को ना ही ठंड फील हो रही है ना ही किसी को बर्फ। तो ये सब चैलेंजेस आते थे लेकिन हम लोग कर जाते थे। प्लस जगह ऐसी थी कि लोग पार्टी भी उसी लेवल पे कर रहे थे। बट एवरीवन वाज वेरी सिंसियर, क्योंकि अच्छा शो बनता है वो इसीलिए बनता है क्योंकि सब लोग जब एक ही पेज पे होते हैं, पूरा का पूरा यूनिट एक पेज पे होता है, एंड एवरीवन नोज देयर कैरेक्टर, एवरीवन इज डूइंग देयर 100% सिंसियरली, तब वो चीज दिखती है। अदरवाइज शूट पे ही वो फील आ जाता है यार कि ये क्या चल रहा है। हाँ और मतलब फील आ जाती है शूट पे ही कि ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि सिंसियरिटी लेवल पे वो चीज डिसाइड हो जाती है। तो तब आपको क्या लगा था जब आप लोग शूट कर रहे थे, तब आपको क्या लगा था कि आपके एक्सपेक्टेशन पे मीट हुआ है अभी तक? देखो मैं बता रहा हूँ, मेरे एक्सपेक्टेशन में इतना बड़ा होना नहीं था, मैं बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ। हमने ये सोचा था कि हम लोग एक बहुत अच्छा शो बना रहे हैं, ठीक है, बट अच्छा हमारे कंट्री में अच्छे का मतलब सक्सेसफुल नहीं होता। बहुत सारी अच्छी फिल्में आती हैं लेकिन आती हैं, प्रमोशन नहीं होता, चली जाती हैं, बाद में पता चलता है कि अरे यार वो अच्छी फिल्म थी, वो देखना था। बहुत सारे अच्छे शोज होते हैं लेकिन उनमें बहुत बड़ा नाम नहीं होता है, तो फिर रिकग्निशन नहीं मिलता है उनको। और हमारे शो में भी कोई ऐसे बहुत बड़ा नाम नहीं था। हमारे पास अच्छे एक्टर थे, हमारे पास सीजन्ड एक्टर थे, हमारे पास हर्ष था, हमारे पास देबू था, सूर्या था, बट हमारे में ऐसा कोई बड़ा सेलिंग नेम नहीं था जिसको पोस्टर बॉय बना के हम लोग उसके ऊपर मार्केट करें। हमारे पास अगर हीरो था तो हमारी स्क्रिप्ट थी, हमारी कहानी थी। सो हम लोग उसी के भरोसे थे और ये था कि यार शो बहुत अच्छा बनेगा, लोग देखेंगे, तारीफ करेंगे। बट जिस तरीके से वो आग की तरफ फैला है ये हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इट विल बिकम सो बिग। सो दैट हैपेंड, दैट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर अस। बिल्कुल, सच में एकदम आग की तरह ही फैला है, आपने एकदम सही चीज कही है।
कास्ट की बात कर रहे हैं हम, तो मुझे आप वरुण भगत जी के साथ में आपकी कोई सी मेमोरी हो तो प्लीज हमारे साथ में वो शेयर करिए। यार वरुण के साथ में बहुत अच्छी अच्छी मेमोरी है। मतलब हम लोग तो ये हर रोज होता था कि आफ्टर शूटिंग वी यूज्ड टू हैंग आउट। वरुण का एक चीज शायद वरुण ने बताई हो या नहीं, वरुण का रूममेट था ऋषि, हाँ जी। मतलब अभिषेक चौहान, जिसको उसे मारना है गोली एंड में, ठीक है, या फिर जो भी है, सॉरी स्पॉइलर, ठीक है। सो तो वो वाली चीज थी कि जिसको उसे टॉर्चर वगैरह करना है, उसी लड़के को उसका रूममेट बना दिया गया है। और वरुण काफी मेथड एक्टर वाले जोन में रहता था, तो उसका ये होता था कि भाई मैं इसको मार दूंगा, इसको मेरे कमरे में रखा है तुम लोगों ने। सारी फीलिंग चली जाती है कि रोज उसको गुस्से में आना होता है किसी को लेके, और वो बंदा उसके बेड पे सो रहा होता है। तो वो चीज काफी वियर्ड होती थी उसके बाद मेरे लिए। सो प्लस वो काफी हाई एनर्जी आदमी है, मतलब वरुण एक ऐसी सुपर फास्ट ट्रेन है कि जिसको पकड़ के लाना होता है पटरी के ऊपर, तो वो वाली चीज। सो अदरवाइज ही इज अ वेरी नाइस बॉय एंड इज अ गुड एक्टर, ठीक है, और फ्यूचर में भी मैं उसका इस्तेमाल करूंगा अरे वगैरह वाह। वगैरह। तो हमने देखा कि काफी बर्थडे हाँ तो अच्छा सेलिब्रेशंस भी कैरेक्टर हुए थे हाँ जी। शूट के टाइम पर, काफी बर्थडे सेलिब्रेशंस भी हुए थे। हाँ हाँ, बहुत लोगों का बर्थडे आया था, शूट इतना लंबा चला ही था कि बर्थडे सेलिब्रेट हुए थे। सो हाँ, तो आई डोंट रिमेम्बर वरुण का हुआ था कि नहीं, बट टाइम पे इसका तो हुआ ही था, क्या नाम है, अंकुर का बर्थडे हुआ था, ठीक है। फिर वहाँ इसका तेजी का बर्थडे था हमारा, जिस दिन पैकअप हुआ उस दिन रैप किया हमने, उस टाइम तेजी का बर्थडे था, तो उस दिन काफी बहुत हम्म। ये सब चीजें। सो बट हमारी यूनिट वाज लाइक बंच ऑफ फ्रेंड्स। हमारे यूनिट में कोई हायरार्की नहीं थी, ये चीज मुझे पक्की है। और को किसी भी एक्टर की आप बात कर लीजिए, हमारे किसी भी एक्टर्स ने, मतलब ऐसे नहीं होता था कि ये छोटा एक्टर है या ये बड़ा एक्टर है, ये यहाँ पे वगैरह। हमारे सारा सारा का सारा पूरा, इंक्लूडिंग सिद्धार्थ सेन गुप्ता हु वाज द प्रोड्यूसर एंड द राइटर ऑफ द शो, हम लोग अगर मिलते थे या साथ में खाना खाते थे या पार्टी करते थे, तो कभी ऐसा होता ही नहीं था कि ये इस डेजिग्नेशन पे है या ये उस हाँ। डेजिग्नेशन। फ्रेंड्स की तरह ही रहे हमेशा। तो कभी वो अरे फीलिंग आई ही नहीं कि हम लोग कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेके अपने आप को कुछ बना रहे हैं, वो कभी हुआ ही नहीं। अच्छा, जैसे स्टार्टिंग में आपने हमको बताया आपकी जर्नी के बारे में, और काफी रोलर कोस्टर राइड जैसी आपकी जर्नी रही है, आप बेहोश हो गए, फिर मतलब आपने जो हमको पूरा बताया। अगर आपकी जर्नी के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म बने तो आप क्या चाहेंगे, कौन उसे डायरेक्ट करे? या मेरी लाइफ में फिल्म बनेगी, बैन हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है सर। हाँ, सो अभी लाइफ में मैंने ऐसा कुछ भी क्या नाम है अचीव नहीं किया है कि फिल्म बन जाए, ठीक है। बट मेरे सम ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स अमीर कुस्तुरिका हैं, सर्बियन फिल्म मेकर हैं, या पॉल थॉमस एंडरसन हैं, ठीक है। ये सब डायरेक्टर्स हैं जो मुझे पसंद है। सो इन्हें मैं पसंद करता हूँ, लेकिन अभी वो औकात नहीं हुई है कि मैं ये सोचूं कि मेरे पर फिल्म बनाई सर जाए। ऐसा नहीं So है, I need आपने to have, बहुत I कुछ think I need अचीव to have करा much है। bigger story in my life for someone to make film on me. बट आपने ऐसा बहुत कुछ करा है कि आपके ऊपर बननी चाहिए एक फिल्म। हाँ यार देखो, हो सकेगा, बुढ़ापे तक सोचेंगे। अभी तो क्या नाम है, हाँ बुढ़ापे तक और कहानियां होंगी ना मेरे पास, और ड्रामा होगा, क्योंकि फिल्म बनने के लिए लाइफ में बहुत ड्रामा होना चाहिए। अब मेरे लाइफ में मेरे को ऐसा लगता है कि आगे बढ़ते बढ़ते ड्रामा बढ़ने वाला है। अगर कोई चीज हो जाएगी तो मैं सोचूंगा, ठीक है। बट अभी तो ये है कि मैं खुद ही फिल्म बना लूं, बड़ी बात है, अपने ऊपर या किसी के ऊपर। सर अनदेखी की बात कर रहे थे हम, तो आप ये बताइए कि अनदेखी के कौन से सीन में सबसे ज्यादा रीटेक्स हुए हैं? सबसे ज्यादा रीटेक्स हुए हैं, सबसे ज्यादा रीटेक्स आई थिंक हुए हैं, अ, मेरे ख्याल से एक सीन है जिसमें रिंकू आता है तेजी के कमरे में, और ये होता है कि यार कल सुबह शादी करनी है और आप लोग तैयार हो जाओ, एंड ही थ्रेटन्स हर पेरेंट्स, ठीक है।
तो उसमें काफी हम लोगों ने क्रिटिकली उसको किया हुआ है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिंकू और तेजी दोनों के कैरेक्टर के लिए और शो के लिए भी, बिकॉज वहां से तेजी का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो तेजी के कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसको काफी शिफ्ट किया गया था, और उसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे, या फिर बोलेंगे कि बहुत ज्यादा केयरफुल थे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सही आना चाहिए। और बिकॉज रिंकू इज द गाय हु इज गोइंग टू इंस्टिगेट दैट ट्रांसफॉर्मेशन, सो उसको लेके हम लोग ज्यादा पर्टिकुलर थे। तो मेरे ख्याल से वो एक सीन, और एक दूसरा सीन था जिसमें सलोनी तेजी से मिलने आती है और तेजी बोलती है कि यार शादी कैंसिल होने वाली है, तुम लोग निकल जाओ, ठीक है। और वो बोलती है यार कि मेरे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सो ये वाला सीन भी बहुत क्रिटिकल सीन था, क्योंकि दिस वाज आल्सो, तो जो भी चेंजिंग पॉइंट होता है ना शो का या किसी कैरेक्टर का, उसके ऊपर बहुत मेहनत होती है, क्योंकि वो स्लिप हो जाएगा तो आगे का जो चंक है वो बिखर जाएगा, ठीक है, और इट वोंट फॉल द वे इट शुड बी। सो वो एक चीज थी मेरे ख्याल से। तो ये सब सीन थे जिनमें रीटेक्स होते थे, लेकिन रीटेक्स का मतलब ये नहीं होता है कि एक्टर सही नहीं कर रहे। रीटेक्स समटाइम्स सही सुर पकड़ने के लिए भी होते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जो अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स के साथ में, और मैं हॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, 90 रीटेक लिए हुए हैं, 110 रीटेक लिए हुए हैं, बाबा रे। ये भी होता है। तो करेक्ट सुर पकड़ने के लिए वो करना पड़ता है कि यार एकदम जहां मारना है वहीं पे लगना चाहिए, ठीक है। सो एकदम ऑन स्पॉट होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ऐसी कोई सी एक बुक जिसको आप मूवी में कन्वर्ट करना चाहेंगे? यार देखो, मेरे क्या नाम है, देखो मेरा बेटा पीछे से देख रहा है। हाय। चलो अब जाओ। सो क्या नाम है, मुझे एक राइटर बहुत पसंद है, उदय प्रकाश। उनकी कहानियां हैं बहुत सारी जिनके ऊपर मैं फिल्म करना चाहूँगा। तिरीच उनकी कहानी है, और एक पॉल गोमरा का स्कूटर उनकी कहानी है, और तो ये सब कहानियों के ऊपर मैं करना चाहूँगा। और इसके अलावा हाँ, मतलब मेरी खुद की बहुत कहानियां हैं जिनके ऊपर अभी मैं चाहता हूँ, पर्सनल कहानी है जो मैं भी इलाहाबाद में बेस्ड कहानी है जो मैं भी करना चाहता हूँ। बट उदय प्रकाश एज अ राइटर मुझे बहुत पसंद है, और मैं चाहता हूँ कि उनकी कोई कहानी मैं फिल्म में तब्दील कर पाऊँ। If you get an opportunity to remake one classic, आप वो कौन सी रीमेक करना चाहेंगे? यार ऐसी तो बहुत सारी फिल्में हैं जो मैं चाहूंगा। मतलब क्लासिक्स तो एक तो हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि क्लासिक क्लासिक होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो बट इफ यू आस्क मी, आई नेवर थॉट अबाउट दिस। Maybe I would like to do something like that film, I would say, rather than कि मैं उस फिल्म को अप्रोच करूं कि यार इसको मैं बनाऊंगा, you know। हाँ, बट एक चीज जो मैं मानता हूँ और मैं करना चाहता हूँ और मैं करूंगा अभी कभी ना कभी, मैं कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनके सारे किरदार वुमन करूंगा और उनको करना चाहूंगा। जैसे दीवार 2 बहनों के बारे में बनाना चाहूंगा, वाह। तो या शोले 2 लड़कियों को लेके करना चाहूंगा मैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये मैं चीज नहीं मानता कि यार ये फीमेल ओरिएंटेड या वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, वो बहुत ही दकियानूसी शब्द है, क्योंकि हर फिल्म एक्टर भी कर सकता है, एक्ट्रेस भी कर सकती है। बिल्कुल। तो आप किसी भी इस फिल्म को 3 इडियट्स बनाइए, लेकिन 3 लड़कियां ले लीजिए, ठीक है, कहानी कहाँ चली जाएगी फिर। तो ये मैं बिल्कुल करना चाहूंगा कि आई वुड लाइक टू अप्रोच सम क्लासिक वेयर आई विल चेंज द एक्टर्स टू एक्ट्रेसेस, ठीक है, एंड आई विल डू द सेम थिंग। वाह। वो मुझे करना है, और मैं करना चाहता हूँ कि यार ऐसा किसी भी बहुत ही क्लासिक के साथ में किया जाए, क्योंकि वो चाहे काला पत्थर हो, यू नो, क्योंकि हर बार ये होता है कि ये बोलना पड़ता है अरे ये फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है। अरे क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स में से लोग कह रहे हैं कि सलाम बॉम्बे आपको वापस से करने मिले तो आप करेंगे? यार देखो, मैं करूंगा तो मेरा अपना वर्जन होगा, ठीक है। ऑब्वियसली अभी तक मेरी औकात नहीं है कि मैं उस लेवल पे कर सकूं, क्योंकि बहुत मतलब
वो आप स्मेल कर सकते हैं उस फिल्म की एक एक सीन को, इतना रियल फिल्म है वो। तो हम लोग यही बोलते हैं कि आप जब सीन कर रहे हैं तो सीन से एक स्मेल आनी चाहिए कि आप वो स्मेल कर सकें। तो मैं उस लेवल का रियल जाने की कोशिश करूंगा। एग्जैक्ट वो फिल्म हो ही नहीं सकती क्योंकि इस फिल्म में कोई ऐसा डायलॉग या स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई है कि आप यही बुलवाएंगे। इतना इम्प्रोवाइजेशन है उस फिल्म के अंदर, ठीक है, कि वो चीज जो रियल इम्प्रोवाइजेशन है वो निकाल के लाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी। वो फिर एक्टिंग ही लगेगा वो। तो मैं अपने लेवल पे एक रियल बॉम्बे को ट्रिब्यूट फिल्म कर सकता हूँ, ठीक है, वो मेरा सलाम बॉम्बे हो सकता है, बट सलाम बॉम्बे रिक्रिएट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यस। सर, अगर आपको मौका मिले अनदेखी को वापस से शूट करने का, यही जो आपने अभी पूरा डायरेक्ट करा है उसी को वापस से डायरेक्ट करने हाँ। का, तो आप क्या डिफरेंटली करना चाहेंगे? हम्म, देखो, अगर अनदेखी करने मिले वापस से, किसी को बहुत सारे सीन हैं जो जैसे बहुत लोगों को नहीं पता है कि हम लोग उसके अंदर कितने रीटेक्स किए हैं। बहुत सारे सीन मुझे ऐसे लगते हैं क्योंकि मैं हमेशा अपने काम को क्रिटिकली देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार यहाँ मैं 2 टेक और किया होता शायद तो फर्क पड़ जाता। सो उस तरीके की ही मेरी चीजें हैं, या फिर ये वाले सीन को थोड़ा सा और बेटर करने की जरूरत थी। जैसे जंगल का सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था हमारे लिए और बहुत सारा था, और उस इतने बड़े चंक को इस तरीके से निभाना, और तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जंगल का पूरा चंक में थोड़ा सा और पॉलिश करता और ज्यादा इंट्रिकेट तरीके से करता। तो बाकी स्टोरी टेलिंग लेवल पे अभिषेक के कैरेक्टर में मुझको लगता है कि मुझको थोड़ा सा एक चीज और डालनी थी। वो अगर मैं डाल देता तो फिर अभिषेक का कैरेक्टर और ज्यादा ऊपर चला जाता, मतलब जो ऋषि का कैरेक्टर है। सो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती, बट हम लोग मेकर हैं तो हम लोग को दिखता है शो बनने के बाद में कि यार ये थोड़ा सा यहाँ पे ये हो सकता था, वो हो सकता था। सो इस तरह की हैं छोटी छोटी चीजें जो कि टाइम बाउंड होती हैं, क्योंकि हमारा शेड्यूल काफ़ी छोटा था, काफ़ी छोटे शेड्यूल के अंदर हमने चीज़ों को कवर किया था। तो वो एक्सपेक्टेशन होती है कि जितना बड़ा शेड्यूल मिले उतना ज़्यादा टाइम मिलता है आपको टेक्स करने के लिए और चीज़ों को सजाने के लिए। तो उस तरीके की चीज़ें हैं, बट समहाउ चीज़ें अच्छी बन गई हैं। तो मैं वो रखा हूँ कि अगर आगे सेकंड सीजन अगर होता है तो उसमें वो सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। जी तो सर। शायद आपको सर, हमें सीजन 2 ऑफ अनदेखी कब देखने मिलेगा? यार देखिए, अभी राइटिंग चल रही है, तो और अभी मतलब राइटिंग बहुत ही बेसिक लेवल पे चल रही है। होपफुली ख़त्म हो जाएगी राइटिंग बाय एंड ऑफ द ईयर। तो प्लान तो कर रहे हैं कि जैसे पिछली मार्च को शूट किया था, अगली मार्च को हम लोग सेकेंड सीजन शूट करेंगे। लेकिन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन कि प्रोड्यूसर्स कब कॉल लेते हैं और राइटिंग क्या लेवल पे है। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके लिए, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं अपना बेस्ट कि अगले साल तक आ जाए। सर, सबसे डिफिकल्ट शॉट आपके लिए कौन सा था अनदेखी में? यार बहुत सारे डिफिकल्ट हैं, बहुत सारे डिफिकल्ट शॉट ऐसे हैं जो स्पॉइलर हैं तो उनके बारे में नहीं बोल सकता मैं, ठीक है। बट कोई एक्टर को मैं माइनस डिग्री में पानी में डाल दूं और उसको बार बार रीटेक करने के लिए मुझे एक बार पानी में डाला, फिर थोड़ा सा कुछ रह गया, फिर दूसरे दिन लेके आओ, फिर पानी में डालो उसको, और माइनस डिग्री का पानी है वो, तो ये भी डर रहता है कि यार वो बीमार ना पड़ जाए, उसको कुछ हो ना जाए। तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ये करती हैं। प्लस जो हमारा सीन है जिसके अंदर 2 गाड़ियां टकरा रही हैं एक दूसरे से, जब लकी इन लोगों को लेके जाता है, तो काफ़ी डेंजरस सीन है क्योंकि उसमें सच में एक्टर बैठे हुए थे। जब टॉपल होती है तब नहीं, लेकिन जब गाड़ियां जब एक दूसरे को मार रही हैं उस टाइम पे एक्टर बैठे हुए हैं। सो वो सब बहुत डेंजरस होता है समटाइम्स करना, तो बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ करना पड़ता है एक्शन सीन जब भी होता है। तो ये सब काफ़ी डेंजरस हैं। प्लस लड़की को गोली लगना, यू नो, वो सीन भी काफ़ी ऐसा था कि यार उसकी शॉक वैल्यू बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वो एक सीन था जो करना था।
बट ये था कि क्योंकि हमारे एक्टर्स इस लेवल पे तैयार और मतलब गरम बैठे हुए थे कि बहुत सारी चीजें आसान हो जाती थी हमारे लिए, क्योंकि हर बार अदरवाइज आपको कन्विंस करना पड़ता है, कुछ एक्टर्स तैयार नहीं होते हैं और उनको जी किसी चीज का डर होता है या कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो उनको आपको बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है उनको कन्विंस करने में या फिर उनको समझाने में कि इसका मतलब ये है, ये करने पे ये होगा वगैरह वगैरह। यहाँ पे सब लोग इतना ज्यादा सॉर्टेड और एक पेज पे थे कि कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हम लोग बोलते थे ये करना है और लोग होते थे ओके सर चलो करते हैं, तो उससे बहुत सारा काम हमारा आसान हो तो जाता वो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट था। था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस। If you get an authority to change one thing in this industry, what would it be? यार आई वुड ट्राई टू गेट मोर राइटर्स, ठीक है, मोर बेटर रिटन मटेरियल, ठीक है, और बिना अच्छी राइटिंग की कोई चीज़ फ्लोर पे ना जाए। क्योंकि क्या होगा ना, एक बार जब अच्छी राइटिंग आती है तो अच्छी राइटिंग बहुत सारी अच्छी चीज़ें डिमांड करने लगती है। अच्छी राइटिंग अच्छे एक्टर डिमांड करती है, अच्छी राइटिंग अच्छा माहौल डिमांड करती है, अच्छे डायरेक्टर डिमांड करती है, यू नो। सो आप इसीलिए आप अगर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या अमेजोन देख रहे हैं, हॉटस्टार देख रहे हैं, इनका जो भी अच्छा कंटेंट है वो अच्छी राइटिंग का नतीजा है, ठीक है। अगर आप डार्क देख रहे हैं या मनी हाइस्ट देख रहे हैं या ब्रेकिंग बैड देख रहे हैं, ट्रू डिटेक्टिव देख रहे हैं, आप इसीलिए उनको एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी राइटिंग है, ठीक है, उनकी राइटिंग पे काम हुआ है, ठीक है। सो अगर राइटिंग Network issue. I'll just try to, disconnect you. हाँ जी सर, नेटवर्क इशू मैं होता है थोड़ा सा। मैं साइलेंट हो गया था क्या? हाँ। सो ये एक चीज है, यस। जी सर। What are your future plans? अब क्या नया? देखिए अभी तो बहुत सारा, मतलब मैं तो अब शुरू कर रहा हूँ, तो बहुत सारा चीज़ है जो बनाने के लिए पड़ा हुआ है। करीब 5-6 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अलग अलग लेवल पे हैं, पिच भी हो रहे हैं, कुछ बनने जा रहे हैं। अभी मैं एक अगले हफ्ते ही एक शूट शुरू हो रहा है मेरा, एक मैं वेब सीरीज करने जा रहा हूँ, तो उस पर काम चल रहा है। उसका अनाउंसमेंट अभी तक हुआ नहीं है, जब अनाउंस होगा आपको पता चल जाएगा। सो वो भी एक काइंड ऑफ रोमांटिक थ्रिलर है और वाह, बनारस में बेस्ड है, बहुत अच्छी कास्ट है उसकी। सो वो भी आपको ये करेगा। बाकी अगले महीने या अगले कपल ऑफ मंथ्स में शायद मेरी फिल्म आ जाए जो रेडी है, तो उसका इंतज़ार हो रहा है। वो फिल्म भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप शायद उतने ही एंजॉय करें जितना कि आप अनदेखी को एंजॉय कर रहे हैं। सर सो आपके उससे भी काम को तो काफ़ी। हम बहुत पसंद करते ही हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें तो बहुत बड़ी कास्ट है, राघव है और क्या नाम है अपने मिश्रा जी हैं, संजय मिश्रा हैं, राम कपूर हैं, निधि सिंह हैं, नमित दास हैं, रोहित चौधरी। सो वो फिल्म अनदेखी के एकदम उलट है। ये नॉर्थ पोल है, वो साउथ पोल है। ये क्या बोलते हैं, थ्रिलर है, वो डार्क कॉमेडी है। सो उसको भी आप शायद उतना ही एंजॉय करेंगे क्योंकि बहुत सारा पागलपन है उस फिल्म के अंदर भी। सो देखिए आ जाए तो बात बन जाए। सो उम्मीद कर रहा हूँ, मतलब मेरे लिए लॉकडाउन थोड़ा बेटर इसीलिए हो गया क्योंकि मेरा ये प्रोजेक्ट आ गया, फिर आगे फिल्म भी आ जाएगी। सो थोड़ा एक कम डिप्रेसिंग फील होगा। सर कुछ वेटिंग। मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, क्योंकि लोग काफी आपकी तरफ से एक हाय और एक मैसेज के लिए वेट कर रहे हैं। बहुत कह रहे हैं सर कि सर में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, सर बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार देखिए मैं फिलहाल, मैं तो खुद काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जिस फील्ड में हूँ उसके साथ मैं जस्टिस कर पाऊँ, और अनदेखी में मैंने वो करने की कोशिश की है। अनदेखी देखिए और रिस्पॉन्सिबली देखिए, क्योंकि अनदेखी में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपका एक
डोर है वो खोल दें और आपको समझ में आए कि यार अभी कैसे, जैसे कि ये हो गया ना कि जो एटमॉस्फेयर चल रहा है कोरोना के माहौल में, हर आदमी एक आंकड़ा बन के रह गया है कि आज इतने मर गए या आज इतने को हो गया, आज इतने लोग एडमिट हो गए। सो हर रोज आपके लिए वो गॉसिप हो गया है कि आज इतना नंबर, कल इतना नंबर, दिल्ली का ये नंबर है, तमिलनाडु का ये नंबर है, बॉम्बे का ये नंबर है। सो जो लाइफ है, लाइफ की वैल्यू वो खत्म होती जा रही है, लाइफ एक नंबर बन के रह गई है उन सब की वजह से। सो वो हम जितना सेंसिटिव रह पाए इन सब चीज़ों को लेके, जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, और जितना अवेयर रह पाए कि यार कौन सी चीज़ पे हमको अटेंशन देना चाहिए और कौन सी चीज़ हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए की जा रही है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम थोड़ा बेटर बना पाएंगे। अनदेखी कहीं ना कहीं जो चल रहा है, जो नॉर्म्स बन गए हैं, ठीक है, ह्यूमन लाइफ को लेके, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना पर्सनल लेवल पे भी वो चीज़ कर पाए बेटर हो। बाकी जो भी ये लॉकडाउन का डिप्रेशन है उसको थोड़ा लूजन आउट करने के लिए या फिर थोड़ा बेटर करने के लिए हम ये शोज आपके लिए लेके आते जा रहे हैं। दैट्स द बेस्ट दैट एज एन आर्टिस्ट वी कैन डू। तो अनदेखी देखिए, उसके बाद फिल्म आ जाएगी, फिल्म भी देखिए। बाकी भी बहुत अच्छा कंटेंट आया जा रहा है, जो बाकी ओटीटी लेके आ रहे हैं या फिल्म मेकर्स लेके आ रहे हैं, उसको भी देखिए, अप्रिशिएट कीजिए। बट जितना हो सकेगा अब मौका है बदलने का, अब मौका है कुछ बेटर करने का। जो हम जिन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं, नेचर को लेके या फिर अपने एटमॉस्फेयर को लेके, अब जो है जितना बेटर आप कर सकें उतना अच्छा होगा सबके लिए, और आपके खुद के लिए, आपकी फैमिली के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं हमारा सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। इट मीन्स अ लॉट, एंड आपने इतनी सारी चीजें हमारे साथ में शेयर करी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पूर्वा, इट वाज नाइस स्पीकिंग मैं टू हमारे व्यूअर्स को बस यही बोलना चाहूंगी कि जल्दी से जाके अनदेखी को देख लीजिए। सोनी लिव ऐप पर आपको ये देखने के लिए मिलेंगी। सीजन 1 में सिर्फ 10 एपिसोड्स है, आधे घंटे के, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो देखिए और इसको अनदेखा मत करिए। शुरू कर। हाँ जी, हाँ जी, अनदेखी को देखिए, इसको अनदेखा ना करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अनदेखा ना करिए। आप कर भी नहीं पाएंगे, एक बार चालू तो करके देखिए। मेरे साथ चालू वही हुआ करेंगे तो था सर। मैंने शुरू करा और फिर आई वाज लाइक नहीं, मुझे पूरी देखनी है, अब तो अब छूट ही नहीं रही वो तो। या सो थैंक यू, आपको थैंक यू पूर्वा, एंड जितने लोग भी देख रहे हैं सबको थैंक यू कि आप लोग यहाँ पे थे और हमने काफी बातें की। सो या इट फेल्ट गुड। थैंक थैंक्स यू लॉट। सर, टेक केयर, या यू टू, थैंक्स। बाय बाय।